हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोविंस लर्निंग हब। आज के लेक्चर में हम लोग हिंदी का जो पूरा ग्रामर है वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि आपका कल का एग्जाम में जो ग्रामर का पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर हो सके आपको, और अच्छे मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको आ सके। तो हम लोग जो मेन टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं आज के लेक्चर में, जो सारे टॉपिक्स होंगे उसमें अलंकार होगा, काल परिवर्तन होगा, रस ग्रहण होगा, ठीक है, रस वगैरह होगा, और मुहावरे वगैरह का भी मैं बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अलंकार है, अलंकार में क्या क्या देखने वाले हम लोग, रूपक अलंकार देखने वाले, उपमा अलंकार, उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अलंकार है दैट इज रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार का बेसिक मीनिंग होता है जहां पे उपमेय और उपमान को एक रूप माना जाता है। अभी उपमेय और उपमान क्या होता है, तो उपमेय का बेसिक मीनिंग होता है जिसका कंपैरिजन होता है, और उपमान मतलब जिसके साथ कंपैरिजन होता है। जैसे यहाँ पे सपोज रमेश और सलमान खान का हम लोगों ने कंपैरिजन किया है, तो रमेश सलमान खान के जैसा दिखता है, अगर मैंने ऐसा बोला तो किसका कंपैरिजन हुआ है, रमेश का, तो वो उपमेय हो जाएगा। किसके साथ कंपैरिजन हुआ, तो सलमान खान के साथ, तो वो उपमान हो जाएगा। ऐसा तो जहां पे उपमेय और उपमान एक ही माना जाता है उसको क्या बोला जाता है, रूपक अलंकार। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, चरण सरोज पखारन लागा, चरणों का सरोज के साथ कंपैरिजन हुआ है। सरोज मतलब कमल का फूल होता है, ठीक है। चरणों का कमल के फूल के साथ कंपैरिजन है और वो दोनों एक ही माना गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग रूपक अलंकार बोलेंगे। ये था कंसेप्ट। अभी ट्रिक कैसे याद रखोगे, सिंपल, योजक चिन्ह, दो वर्ड्स के बीच में अगर योजक चिन्ह दिख जाए, ऐसा अगर डैश दिख जाए, जैसे यहाँ पे चरण सरोज के बीच में डैश है, उसके बाद यहाँ पे देखो कल्पना क्वारिया के बीच में डैश है, तो आप वैसे भी पहचान सकते हो कि अगर दो वर्ड्स के बीच में डैश रहा या फिर योजक चिन्ह रहा तो समझ जाने का कि वो रूपक अलंकार है, ठीक है। कंसेप्ट के हिसाब से तो कंपैरिजन होता है और दोनों को एक ही माना जाता है, ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार तो हो गया, एक मिनट सॉरी। नेक्स्ट है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। उपमा मतलब तुलना होता है या फिर कंपैरिजन होता है। यहाँ पे भी ट्रिक है, आप डायरेक्टली तुलना तो आपको समझ ही जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हो, राधा वदन चंद सो सुंदर, मतलब राधा का जो वदन है, राधा जी का जो चेहरा है, वदन मतलब चेहरा, चांद जैसा सुंदर है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो राधा जी के चेहरे को चांद से कंपैरिजन किया गया है, तो फिर यहाँ पे कंपैरिजन मतलब तुलना हुई है, डायरेक्ट तुलना हुई है, तो फिर उसको उपमा अलंकार बोला जाता है। लेकिन अगर आपको ट्रिक से याद रखना है तो ये वर्ड्स याद रख लेना, सा सी से सम सरीस, किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आए तो समझ जाने का कि वो उपमा अलंकार है। जैसे यहाँ पे राधा वदन चंद सो सुंदर, सो आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड, पीपर पात सरस मन डोला, सरस मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, पीपल के पत्ते जैसा अपना मन डोलता है, ऐसा सरस, ठीक है। सम या फिर सरस, सरीस या फिर सरस, ये वर्ड्स जिस भी सेंटेंस में आ जाएंगे समझ जाने का कि वो कौन सा अलंकार है, तो अपना उपमा अलंकार। उसके बाद नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, ठीक है। यहां पे मान लिया जाता है, यहां पे डिक्लेयर नहीं किया जाता। जैसे यहां पे या फिर सिंपल आप क्या कर सकते हो, ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। उपमेय उपमान का तो मैंने आपको बता दिया कि रमेश सलमान खान के जैसा दिखता है, या फिर दूसरा एग्जांपल भगत सिंह शेर के जैसे थे, ठीक है। तो भगत सिंह का एग्जांपल दिया गया है और उनको कंपेयर किया है शेर से, तो भगत सिंह क्या हो जाएंगे, उपमेय, और शेर क्या हो जाएगा, उपमान। तो उपमेय उपमान का तो आपको पूरा क्लियर है। कंसेप्ट के हिसाब से जाएंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब जहां पे उपमेय को ही उपमान माना जाता है, ठीक है। सो ऐसा बोल सकते हैं, जनु भगत सिंह दिखे शेर, जनु मतलब जानो, भगत सिंह शेर दिख रहे थे, ऐसा, ठीक है। वर्ड्स याद रख सकते हो आप लोग, जनु या फिर जानहू, मनु या फिर मानहू, जानो या फिर मानो। ये जो वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में दिख जाए तो समझ जाने का कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ओके। आपको अभी ट्रिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज कल ही एग्जाम है, तो फिर एक दिन में कहाँ कंसेप्ट लेके बैठोगे, ठीक है। ट्रिक्स के ऊपर आपका आराम से मार्क्स कवर हो जाएगा। उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का बेसिक मीनिंग है बड़ा चढ़ा के बोलना। इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिगर्स ऑफ स्पीच में हाइपरबोल करके एक होता है, ठीक है। तो बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना वही उसका ट्रिक है। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, पड़ी अचानक नदी अपार, मतलब अचानक बहुत बड़ी नदी दिखी, घोड़ा उतरे कैसे पार, क्वेश्चन पड़ गया कि घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, नदी के उस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा मतलब यहाँ पे उसका मीनिंग है महाराणा प्रताप जी, ठीक है। अभी सिंपल सी बात है, सपोज बहुत बड़ी नदी है और महाराणा प्रताप और उनका जो घोड़ा है चेतक इस पार थे, तो राणा जी जब तक सोच रहे थे महाराणा प्रताप जी, तब तक चेतक उस पार था, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। सिर्फ सोचने से उस पार कैसे चला जाएगा, ये तो थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के वर्णन हुआ ना, तो फिर उसको अतिशयोक्ति अलंकार बोला जाता है।
ओके, उसके बाद दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार का सिंपल सा मीनिंग होता है उदाहरण, ठीक है, उदाहरण से समझना। यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है, एक उदाहरण देके कोई तो मैसेज कन्वे किया जाता है, फिर समझाया जाता है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला मैसेज क्या है, मतलब उदाहरण क्या है वो देखते हैं। सो उदाहरण क्या है, एक मैन में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती। मतलब यहाँ पे मेन मैसेज ये है, ठीक है, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती, ठीक है। तो इसको उदाहरण से कैसे समझाया है, जैसे एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती। आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा मूवीज में वगैरह, ठीक है। सपोज वो तलवार रखने का जो मैन होता है ना, उसमें एक मैन में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। वैसे ही अपने पति का किसी दूसरी स्त्री पे प्रेम कोई भी नारी सहन नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब एक घर में दो पत्नियां नहीं हो सकती, वैसे ही जैसे एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसा उसका मीनिंग है। मतलब मैन का या फिर तलवारों का एग्जांपल देख के जो सांसारिक जीवन का मैसेज है वो बताया है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे उदाहरण से कोई चीज अगर समझाई जाती है तो उसको दृष्टांत अलंकार बोला जाता है। तो ये पहला अलंकार का टॉपिक खत्म हुआ। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज काल परिवर्तन। अभी काल परिवर्तन में डायरेक्टली ट्रिक्स आप याद रखो, ठीक है, और मैं सेंटेंस भी बताऊंगा किस तरीके से कन्वर्ट करना है। सबसे पहले काल परिवर्तन में तीन काल आते हैं, एक भूतकाल आता है, वर्तमान काल आता है और तीसरा भविष्य काल आता है। तो भूतकाल में तीन टाइप्स होते हैं। नॉर्मली इंग्लिश में आपको चार टाइप होते हैं, लेकिन हिंदी में तीन ही टाइप होते हैं, एक सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण, ठीक है। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो इसमें ये वर्ड्स याद रख सकते हो आप डायरेक्टली। जैसे सपोज एक एग्जांपल, सपोज शाहरुख ने आम खाया, ये सामान्य भूतकाल का एग्जांपल है, ठीक है। खाया, शाहरुख ने आम खाया। उसको अगर सपोज फीमेल है तो कैसे बोलेंगे, गौरी आम खाई, या फिर गौरी ने आम खाई, ठीक है। और बहुत सारे लोग रहेंगे तो उन लोगों ने आम खाए, खाए, ठीक है। या फिर ऐसे भी आ सकता है खाए, ये भी चलेगा। तो अगर सिंगल पर्सन रहा तो खाया, फीमेल रही मतलब मेल पर्सन रहा तो खाया, ठीक है। पुरुष रहा तो खाया, स्त्री रही तो खाई, और बहुत सारे लोग रहे तो खाए, ऐसा, ठीक है। नॉर्मल, सामान्य। अपूर्ण क्या हो जाएगा, खा रहा था, ठीक है। शाहरुख आम खा रहा था, या फिर गौरी आम खा रही थी, और वे लोग आम खा रहे थे। अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं, खा रहे थे, कंटिन्यू था खाना, ऐसा, ठीक है। पूर्ण में क्या हो जाएगा, खाया था, कंप्लीट, ठीक है। मतलब शाहरुख ने आम खाया था, गौरी आम खाई थी, और उन लोगों ने आम खाए थे, ऐसा, सिंपल। तो यहाँ पे ये वर्ड्स याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इतना ही याद रखना, सामान्य में सिंपल होता है, अपूर्ण में वो इनकम्प्लीट होता है सेंटेंस, या फिर वो प्रोसेस चालू होता है जैसे खा रहे थे, खा चुके थे नहीं, ठीक है। और पूर्ण में पूरा हो जाता है, खाया था, खा लिया था, या फिर खाए थे, ऐसा, ठीक है। सेम लॉजिक वर्तमान काल में अप्लाई होता है। वर्तमान काल में ये कुछ वर्ड्स याद रख सकते हो, ता है, यहाँ पे है आता है, सिंपल, बाकी सब सेम है, ठीक है। जैसे शाहरुख आम खाता है, गौरी आम खाती है, वे लोग आम खाते हैं, सिंपल, ठीक है। शाहरुख आम खा रहा है, गौरी आम खा रही है, इनकम्प्लीट, अपूर्ण है, वो लोग आम खा रहे हैं। उसके बाद पूर्ण में क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, शाहरुख ने आम खा लिया है, गौरी ने आम खा ली है, ठीक है, और उन लोगों ने आम खाए हैं, ऐसा। या फिर यहाँ पे गौरी आम खाई है, ऐसा भी चलेगा। लास्ट, शाहरुख आम खाएगा, गौरी आम खाएगी, और जो वो लोग हैं वो लोग आम खाएंगे, ऐसा, सामान्य। इनकम्प्लीट या फिर अपूर्ण भविष्य काल में क्या होगा, शाहरुख आम खा रहा होगा, गौरी आम खा रही होगी, और वो लोग आम खा रहे होंगे। उसके बाद कंप्लीट अगर हो गया, पूर्ण वर्तमान का, सॉरी, पूर्ण भविष्य काल जो होगा उसमें शाहरुख ने आम खाया होगा, गौरी ने आम खाई होगी, या फिर गौरी आम खाई होगी, एंड वो लोग आम खाए होंगे, ऐसा। तो ये वर्ड्स ही याद रखना, आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज करो सलमान नाच रहा था, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा, ठीक है, सलमान नाच रहा था, उसको अपूर्ण वर्तमान काल में कन्वर्ट करना है तो सलमान नाच रहा है, क्योंकि वो पुरुष है, सिंपल। अगर कोई स्त्री होती, जैसे सपोज ऐश्वर्या होती, तो ऐश्वर्या नाच रही थी, ठीक है, और यहाँ पे ऐश्वर्या नाच रही है,
और फ्यूचर में ले जाना है, भविष्य में ले जाना है तो ऐश्वर्या नाच रही होगी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थी आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है जो काल परिवर्तन नाम का टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, रस। ओके, रस में सबसे पहला जो है दैट इज रौद्र रस। वैसे तो आपको 12 रस दिए हैं, लेकिन उसमें से 6 रस ही पूछे जाएंगे एग्जाम में ज्यादातर, वही हम लोग इंपॉर्टेंट पे फोकस करते हैं। रौद्र रस का बेसिक मीनिंग होता है क्रोध। ठीक है, क्रोध मतलब गुस्सा, सिंपल। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे खून उसका उबल रहा था, यहां पे उबल हो जाएगा, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। मतलब वो जो छोटा सा कोई तो इंसान है, उसका खून उबल रहा था, मतलब उसको गुस्सा आ रहा था और वो मनुष्य से दैत्य में कन्वर्ट हो रहा था या फिर बदल रहा था। मतलब वो बहुत ही खूंखार बनता जा रहा था क्योंकि उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, ऐसा उसका मीनिंग है। तो गुस्सा या फिर क्रोध मतलब वो रौद्र रस है, ऐसा। उसके बाद श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने कुछ तो बोला होगा तो अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्रोध डायरेक्टली बताया है, मतलब क्रोध मतलब गुस्सा, तो ये रौद्र रस हो जाएगा ऐसे। उसके बाद विभत्स रस। विभत्स रस में कुछ भी अप्रिय घृणास्पद जो भी चीजें होती है जिसको देखा नहीं जा सकता, ऐसी चीजें होती है तो विभत्स रस में काउंट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके बुक का ही है। ठीक है, सुडुक सुडुक घाव से मवाद निकल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। मतलब नासिका का मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, नासिका मतलब नाक होता है, नाक से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। मवाद निकल रहा है मतलब गंदी चीजें निकल रही है, और श्वेत पदार्थ मतलब आप समझ सकते हो, नाक से जो श्वेत पदार्थ निकल रहा है वो देख के किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सिंपल घृणा होती है। तो घृणास्पद कोई भी चीज होगी तो वो विभत्स रस में काउंट किया जाएगा ऐसे। उसके बाद अद्भुत रस देख लेते हैं आगे। अद्भुत रस का बेसिक मीनिंग होता है आश्चर्यजनक घटना। कोई भी आश्चर्यजनक अगर चीजें हो रही है, यहाँ पे सेम आप उसको अतिशयोक्ति अलंकार को भी मैच कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया है, मछली चलकर जमीन पर आई, अचंभा देखिए विशाल भाई। मतलब मछली कभी भी चलकर जमीन पे आएगी नहीं, आश्चर्यजनक है, कुछ अद्भुत है, तो फिर उसको अद्भुत रस में काउंट करते हैं। ठीक है, वो अतिशयोक्ति का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो जो हम लोगों ने महाराणा प्रताप जी का दिया था कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, नदी के उस पार। तो जब तक राणा महाराणा प्रताप सोच रहे थे तब तक चेतक उनका घोड़ा नदी के उस पार कैसे जा सकता है, इतने कम समय में कैसे जा सकता है। तो वो कुछ आश्चर्यजनक अद्भुत चीज है तो वो अद्भुत रस में आ जाएगा। उसके बाद है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का बेसिक मीनिंग होता है यहाँ पे प्रेम भावना होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, राम के रूप निहारती जानकी, राम मतलब भगवान राम, जानकी मतलब सीता माता। ठीक है, कंकन के नग की परछाई, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रूप। राम के रूप निहारती जानकी मतलब वो प्रेम भाव से निहारती होगी, सिंपल सी बात है। तो प्रेम भाव मतलब श्रृंगार रस। उसके बाद दूसरा ये फिल्मी डायलॉग है, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। मतलब सपोज हीरो हीरोइन को बोल रहा है कि तेरी आंखों में एक जंगल है जहां पे मैं राह भटक जाता हूं, भूल जाता हूं। तो फिर वहां पे भी वो प्रेम भाव से बोल रहा है, गुस्से में तो नहीं बोल रहा है वो बेचारा, सिंपल सी बात है। तो फिर प्रेम भाव जहां पे भी आता है वहां पे वो श्रृंगार रस हो जाता है ऐसा। देन आगे बढ़ते हैं, शांत रस। शांत रस में ज्ञान का भाव प्रकट होता है और दूसरा वैराग्य। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सुंदर सा एक कविता का छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, 2 लाइन्स है। माटी कहे कुम्हार से। ठीक है, माटी, माटी मतलब मिट्टी। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। मतलब सिंपल सी बात है, जो कुम्हार होता है गांव का, जो मड़के बनाता है, वो मिट्टी का यूज करके उसको रौंद रौंद के मड़का बनाता है। तो वो मिट्टी उससे कह रही है कि माटी कहे कुम्हार से कि तू क्या रौंदे मैं, तू क्या मुझे रौंदेगा, मैं एक दिन तुझे रौंद दूंगी। मतलब एक दिन वो मर जाएगा तो फिर उसके ऊपर मिट्टी बिछ जाएगी, सिंपल सी बात है, उसको मिट्टी में दफन कर देंगे। सो यहाँ पे एक ज्ञान का प्रतीक है ये 2 लाइन्स। ठीक है, मतलब कुछ तो समझाया जा रहा है। ठीक है, आज मिट्टी उस कुम्हार के हाथ में है, कल कुम्हार मिट्टी के नीचे होगा, मिट्टी उसके ऊपर आ जाएगी, सिंपल सी बात है, मतलब वो मर जाएगा ऐसे। तो जहां पे ज्ञान और वैराग्य की बातें की जाती हो वो शांत रस में आ जाए। लास्ट है भक्ति रस। भक्ति रस का सिंपल मीनिंग है जहां पे श्रद्धा हो, स्नेह मतलब प्रेम हो, भक्ति हो। ठीक है, ये प्रेम और श्रृंगार रस का प्रेम थोड़ा सा अलग है। ये प्रेम भगवान के लिए होता है,
ये स्नेह भगवान के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो भगवान का ये भजन है, सिंपल सी बात है। तो जहाँ पे भजन कीर्तन के जो लाइन्स हो या फिर जहाँ पे श्रद्धा दिखाई जाती हो, जहाँ पे भक्ति भाव से कुछ लिखा जा रहा है, तो उसको भक्ति रस में काउंट किया जाता है। ओके, तो ये सब था ये सब जो 6 रस थे जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। काल परिवर्तन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अलंकार भी कंप्लीट कर लिया विथ ट्रिक्स। अभी जो बचा कुचा है, एक मुहावरे हैं और दूसरा वाक्य शुद्ध करके लिखो, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन होता है आपको लास्ट में ग्रामर में, तो आप ये खुद से कर सकते हो, यहाँ पे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुहावरे आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट के पेजेस में दिए रहेंगे, वो 1-2 पेज आप लर्न कर लोगे, याद कर लोगे, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मुहावरे दिए जाएंगे वहां पे, उसका अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में प्रयोग करना है, सिंपल है। उसके बाद वाक्य शुद्ध करके लो, तो ये तो बहुत सिंपल होता है। 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें कुछ तो गलती रहेगा, एक आधा मतलब या तो विराम चिन्ह नहीं रहेगा या फिर वर्ड गलत रहेगा, तो उस शब्द को शुद्ध करके लिखना है, दैट्स इतना ही है, ठीक है। तो यही था आज के लेक्चर में, जिसमें मेरा कोशिश था कि ये पूरा का पूरा जो ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको कल के लिए, कल के एग्जाम के लिए अच्छे से शॉर्ट में सिंपल तरीके से पढ़ा पाऊँ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है सारे के सारे चीज़ें, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।